यूरोप में एक देश है, नॉर्वे, जहां पर एक जगह है, गायरंगर जोट, जिसे 7 झरनों का समूह भी कहते हैं। 7 सिस्टर वाटरफॉल। सुना है, काफी खूबसूरत जगह है वो। डैड हमेशा से ही मुझे वहां ले जाना चाहते थे, पर कभी ले ना जा सके। डैड को तो हमेशा से ही घूमने फिरने का शौक रहा है। उन्होंने तो अपनी आधी लाइफ अपने इसी शौक को पूरा करने में निकाल दिया। उनका एक सपना था, जो उन्होंने अपनी उस काली वेलवेट वाली डायरी में छुपा रखा था। जाने क्या था उस डायरी में, मुझे तो आज तक पता नहीं चला। हर साल छुट्टियों में डैड हमें कहीं न कहीं घुमाने ले जाते। पूरे साल उन्हें बस इन्हीं पलों का इंतजार रहता, और इन पलों में उनके चेहरे की खुशी कई गुना बढ़ जाती। धीरे धीरे साल दर साल बीतते गए और डैड का शौक भी पूरा होता चला गया। पर शायद अभी भी कुछ बाकी था, जिनकी ख्वाहिशों ने उनके इस शौक को जिंदा रखा था। कुछ सालों में मेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई और मेरी जॉब बेंगलुरु के एक कंपनी में लग गई। समय की तेज रफ्तार के साथ कदम से कदम मिलाकर भागते भागते जाने कब मैं बहुत आगे निकल आया, पता ही नहीं चला। शुरू शुरू में तो रोजाना ही मॉम डैड से बात हो जाती थी, पर अब तो हफ्ते बीत जाते हैं। पर ऐसा नहीं है कि मॉम डैड के लिए मेरा प्यार कम हो गया, बस समय के साथ थोड़ी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। साथ में काम करते करते न जाने कब अंजलि से नजदीकियां बढ़ गईं, और 2 सालों बाद हमने शादी भी कर ली। शादी के कुछ सालों बाद मैं भी डैड बन गया, जिससे मेरी प्रायोरिटीज और बदलने लगी। मॉम डैड से मिले अब महीनों निकल जाते, पर उनको भी इस बात की कोई शिकायत नहीं होती, या फिर उन्होंने कभी कोई शिकायत दिखाई नहीं। दिवाली की छुट्टियां थी, तो एक दिन के लिए हम सब घर गए थे। उस रात हम सभी साथ बैठे थे, और मैं डैड से अपने काम के बारे में बातें कर रहा था। तो यूं ही बातों बातों में डैड ने बोला कि तू इतना काम करता है, तो कभी छुट्टियां लेके कहीं घूमने क्यों नहीं चला जाता? तुझे याद है बचपन में मैं तुझे कितना घुमाता था? डैड की बातें सुनकर मैं हंस पड़ा, और मैंने बोला, डैड, आपका जमाना अलग था। तब आपके पास काम ही क्या होता था करने के लिए? आप तो बस अपने शौक ही पूरा करते थे। अब तो हमें शौक पालने का भी वक्त नहीं मिलता, उन्हें पूरा करना तो बहुत दूर की बात है। मेरी इस बात पर डैड मुस्कुराए और उठकर अपने कमरे की ओर चल दिए। मैंने कुछ गलत नहीं बोला था, फिर भी शायद मेरी ये बात उन्हें बुरी लग गई। अगले दिन हम वापस बेंगलुरु आ गए, और मैं फिर से उस दौड़ भरी जिंदगी में शामिल हो गया। समय के साथ साथ मैं काम में और मशगूल होता चला गया। जो थोड़ा बहुत वक्त मिलता, वो अपनी बीबी और बच्चों के साथ बिता देता। समय बीतता चला गया, और मैं अपने काम करने की लगन से और ऊपर चढ़ता चला गया। मैं अपने पूरे जोर से अपने काम और जीवन में आगे बढ़ता जा रहा था, और इस बीच रास्ते में जो छूट जाता उसे छोड़ता चला जाता। ये मेरे हार्डवर्क और डेडिकेशन का ही नतीजा था कि कुछ ही सालों में मुझे कंपनी का प्रोजेक्ट हेड बना दिया गया। इतनी कम उम्र में इस कामयाबी को हासिल कर लेना मेरे लिए किसी सम्मान से कम नहीं था। पर इस कामयाबी के रास्ते में मुझसे जो भी छूटता चला गया, मैं छोड़ता चला गया, जिसकी ना ही मुझे परवाह थी और ना ही याद। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली थी, तो मैंने उसे पूरा करने में अपना सब कुछ लगा दिया। पर सब कुछ लगाकर कहीं ना कहीं मैं खुद को भूलने लगा। एक शाम मेरे फोन की घंटी बजी। माँ ने बताया कि डैड की तबीयत कुछ खराब है, अगर तू कुछ दिनों के लिए आ सकता है तो अच्छा होता। माँ की ये बातें सुनकर भी मैं अनजान था। मेरा मन तो मेरे किसी काम में अटका पड़ा था, और ये बोलकर मैंने फोन काट दिया कि माँ, मैं थोड़ा बिजी हूँ, जब टाइम मिलेगा तब आ जाऊंगा। माँ जो कहना चाहती थी, मैं उन बातों से अनजान था, और अनजान ही वापस अपने काम में बिजी हो गया। कुछ दिन और बीते, और एक दिन फिर से माँ का फोन आया, और उन्होंने बताया कि डैड की हालत बहुत नाजुक है। बेटा, अगर तेरे पास थोड़ा सा टाइम हो तो प्लीज आ जा। माँ की ये बातें सीधे मेरे दिल पे लगी, और हम उसी शाम घर आ पहुंचे। डैड अपने कमरे में थे, और माँ बाहर अकेले ही गुमसुम उदास बैठी थी। सामने मेडिकल रिपोर्ट्स में डैड की हालत बहुत खराब थी। मैंने माँ से पूछा कि डैड को क्या हुआ है, और आपने मुझे पहले उनके इस हालत के बारे में क्यों नहीं बताया? माँ थोड़ी देर चुप रही, और फिर मेरी तरफ देखने लगी। माँ के उन गमगीन आंखों ने सब कुछ बता दिया।
मैं खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगा। मुझे मेरी गलती साफ नजर आने लगी थी। इसलिए मैंने माँ से माफी मांगी। पर माँ ने मुझसे बोला, बेटा तू मुझसे माफी क्यों मांग रहा है? और अगर सच में तुझे माफी मांगनी ही है तो अपने डैड से मांग, जो मरने से पहले तुझे एक आखिरी बार देखना चाहते हैं। माँ की इन बातों ने मेरी उन सभी कामयाबियों को छोटा कर दिया जो मैं उनसे दूर रह के कमा रहा था। अपनी गलतियों का एहसास लिए जब मैं डैड के कमरे में गया तो वो आंखें बंद करके लेटे हुए थे। मेरे अंदर आते ही उनकी आंखें खुल गई। शायद उन्होंने मुझे मेरी आर्ट से ही पहचान लिया और मुझे देखते ही बोल पड़े, आ गया बेटा तू, मुझे पता था तू जरूर आएगा, अपने मरते बाप से मिलने तू जरूर आएगा। उनकी ये बातें सुनकर मैं वहीं रो पड़ा। मैंने उनसे माफी मांगी तो उन्होंने बोला कि किस बात की माफी मांग रहा है बेटा तू, तू तो बस अपना काम कर रहा था। हमेशा हंसने वाले और खूब ढेर सारी बातें करने वाले डैड आज चुपचाप थे। शायद उनके अंदर की वो सारी ताकत खत्म हो चुकी थी जिससे वो इतना हंसा और बातें किया करते थे। फिर बातें करते करते जाने कब उनकी आंखें लग गई और वो सो गए। मैंने भी उन्हें सोने दिया और उठकर बाहर आने लगा। तभी मेरी नज़र सामने के मेज पर रखी उस काले वेलवेट वाली डायरी पर पड़ी। वही डायरी जो डैड हमेशा हमसे छुपा कर रखते। मैंने उस डायरी को उठाया और उसे खोलकर देखने लगा। उस डायरी के हर पन्ने के ऊपर एक जगह का नाम लिखा होता जहां डैड मुझे बचपन में ले जाया करते थे, और नीचे मेरी एक तस्वीर लगी होती जिसमें मैं उन जगहों को देखकर खुश हो रहा होता था। और अंत में लिखा होता था कि आज मेरे बेटे ने इस जगह को देखा और इस जगह को देखकर उसे इतनी खुशी हुई। मैं पन्ना पलटता गया और हर जगह वही चीजें दिखती। उन्होंने हर जगह अपनी खुशी से पहले मेरी खुशी के बारे में लिखा था, जिसे मैं बचपन से डैड का शौक समझता आ रहा था। असल में तो वो मेरी खुशी थी। हर पन्नों में वो खुशी जो मुझे मिलने से मेरे डैड को मिल रही थी। पन्नों को पलटते पलटते डायरी के आखिरी पन्ने पर आ पहुंचा, वो पन्ना जो खाली पड़ा था और जिसके ऊपर लिखा था नॉर्वे। डैड का वो सपना जो अब तक अधूरा रह गया था, वो जगह जहां वो हमेशा से जाना चाहते थे मेरे साथ। मैंने उसी वक्त तय कर लिया कि डैड के इस अधूरे सपने को मैं मरने नहीं दूंगा और उनके इस आखिरी सपने को मैं पूरा करूंगा। मैं उन्हें नॉर्वे ले जाऊंगा। माँ और अंजलि मुझे बार बार मना करती रही, पर मैंने डैड की उस आखिरी सपने को पूरा करने का मन बना लिया था। अंजलि ने तो यहाँ तक कह दिया कि डैड की तबीयत बहुत खराब है और वो बस हफ्ते 10 दिनों के मेहमान हैं। ऐसे में उनको इतना दूर ले जाना सही नहीं होगा। तो मैंने बोला, बिस्तर पर पड़े पड़े 10 दिन जिंदा रहने से तो अच्छा है सपनों को पूरा कर 5 दिनों में ही मर जाए। पीछे खड़े मेरे डैड मेरी इन बातों को सुनकर मुस्कुरा पड़े और हम निकल पड़े एक साथ हमारे ख्वाबों को पूरा करने। नॉर्वे। नॉर्वे का गायरंग फोरजोर्ड। सच कहूं तो जितना मैंने सुना था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है ये जगह। 7 सुनहरे झरनों का संगम, 7 सिस्टर वाटरफॉल। उन झरनों को देखते देखते मेरी आंखें डैड की आंखों पर जा ठहरी। आज भी वही चमक, आज भी वही खुशी जो सालों पहले हुआ करती थी। मैंने उन पलों को एक तस्वीर में कैद कर लिया और डायरी के उस आखिरी पन्ने के नीचे लगा दिया, और उनके सपनों की कहानी लिखकर हम आगे बढ़ चले अपने सपनों को जीने।